नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अतुल ऑटो लिमिटेड के बारे में। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कुछ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, स्क्रीनर्स से डेटा है, हाल की कुछ खबरें भी हैं और कंपनी की अपनी जानकारी भी है। तो कोशिश यही है कि इन सबको मिलाकर देखें कि भाई कंपनी करती क्या है और इसके फाइनेंशियल्स मतलब आर्थिक हालत कैसी दिख रही है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो अतुल ऑटो, इनका मेन काम तो जैसा कि नाम से ही लगता है, ऑटो रिक्शा बनाना और बेचना है, इंडिया में भी और बाहर भी। बिल्कुल सही। और अगर हम देखें मतलब FY23 के जो नंबर्स थे, उनके हिसाब से करीब 92% जो इनकी कमाई है, वो इसी ऑटोमोबाइल बिजनेस से आती है। 92% तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसमें सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि स्पेयर पार्ट्स बेचना और फिर डीलरशिप नेटवर्क के जरिए आफ्टर सेल सपोर्ट देना, वो सब शामिल है। अच्छा। और इनका एक छोटा हिस्सा, करीब 8%, वो NBFC सेगमेंट से भी आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, NBFC भी, मतलब फाइनेंस भी करते हैं ये लोग। इनके पास कई ब्रांड्स हैं, जैसे एक है अतुल RIK, ये CNG LPG पेट्रोल में आता है। फिर अतुल जेम है, वो डीजल CNG पेट्रोल सब में है। इलीट नाम से इनके ई रिक्शा भी आते हैं। ई रिक्शा भी, ओके। और अभी हाल ही में ये इलेक्ट्रिक स्पेस में भी आए हैं। अतुल मोबिलिटी है पैसेंजर के लिए और अतुल एनर्जी कार्गो के लिए, ये नए इलेक्ट्रिक वाले हैं। अच्छा, तो मतलब पूरा मिक्स है, पेट्रोल, डीजल, गैस और अब इलेक्ट्रिक भी। अब बिक्री कैसी बनती हुई है इन सेगमेंट्स में? हाँ, तो FY24 का अगर देखें तो कार्गो और पैसेंजर दोनों का हिस्सा लगभग बराबर सा था, 41% और बाकी का जो 18% बचा वो ई रिक्शा का था। ठीक है। और मार्केट में कहाँ खड़े हैं ये, मतलब कंपटीशन में? देखिए, डोमेस्टिक 3 व्हीलर मार्केट में इनका शेयर करीब 5% के आसपास है। सिर्फ 5%? ये ज्यादा नहीं लग रहा? हाँ, सुनने में शायद कम लगे, पर 3 व्हीलर मार्केट काफी बटा हुआ है। कई प्लेयर्स हैं इसमें। बजाज ऑटो का दबदबा ज्यादा है। अच्छा। लेकिन ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, करीब 21 से ज्यादा देशों में, UK, मेक्सिको, बांग्लादेश वगैरह। और एक्सपोर्ट से इनकी कमाई का करीब 9% आता है। प्रोडक्शन कितना कर लेते हैं ये साल भर में? इनकी कैपेसिटी है करीब 1,20,000 गाड़ियां बनाने की सालाना। राजकोट और अहमदाबाद गुजरात में इनके प्लान्स है। 1,20,000, ठीक ठाक कैपेसिटी है। चलिए अब आते हैं नंबर्स पर। स्टॉक मार्केट की क्या कहानी है? हाँ, तो 4 जुलाई 2025 को शेयर प्राइस था लगभग 455 रुपए। 455 रुपए? और मार्केट कैप यानी कंपनी की कुल वैल्यू शेयर बाजार में वो करीब 1,260 करोड़ थी। 126 करोड़, ठीक है। और हाल की परफॉर्मेंस कैसी रही, पिछले क्वार्टर के नतीजे? हाँ, वो थोड़े मिले जुले से हैं। देखिए, मार्च 2025 वाला जो क्वार्टर था, उसमें पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू मतलब बिक्री से कमाई वो 31.75% गिरी। 31% से ज्यादा? हाँ, गिरकर 160.14 करोड़ रह गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुनाफा प्रॉफिट वो 34.40% बढ़ गया, 7.15 करोड़ हो गया। अरे, ये कैसे? रेवेन्यू गिरा और प्रॉफिट बढ़ गया? हाँ, यही थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। हो सकता है उन्होंने खर्चे कम किए हों, मतलब कॉस्ट कंट्रोल अच्छा किया हो, या फिर शायद जो बेचा उसमें मार्जिन ज्यादा वाले प्रोडक्ट्स बिके हों। हो सकता है। और पूरे साल का क्या हिसाब रहा FY24 का? पूरे साल में उन्होंने करीब 26,000 गाड़ियां बेची। ये FY22 के 16,000 से तो काफी बेहतर है, मतलब वॉल्यूम बढ़ा है। ओके, वॉल्यूम में ग्रोथ है। और अभी हाल का लेटेस्ट जून का? हाँ, जून 2025 में भी पिछले साल जून के मुकाबले सेल्स करीब 3% बढ़ी है। पर इसमें एक बात है, IC इंजन वाली गाड़ियां तो बढ़ी, लेकिन जो EV L3 मॉडल्स हैं उनकी बिक्री गिरी है। अच्छा, तो EV वाला थोड़ा धीमा हुआ जून में, ठीक है। अब ये जो रेवेन्यू गिरने और प्रॉफिट बढ़ने वाली बात है और बाकी फाइनेंशियल रेशियोज, उन पर थोड़ी बात करते हैं। कुछ चिंता की बात है क्या? हाँ, बिल्कुल। पहले रेशियोज देख लेते हैं। PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग्स, वो 68.7 है। 68.7, ये तो सेक्टर के एवरेज 20.42 से बहुत ज्यादा है। हाँ, काफी ज्यादा है। इसका मतलब या तो बाजार को फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, या फिर शेयर अभी महंगा है। PB रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 2.86 है, मतलब शेयर अपनी किताबी वैल्यू से लगभग 3 गुना पर है। और जो रिटर्न वाले रेशियोज हैं, ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो सिर्फ 6.52% है। ये कम है। हाँ, ये तो कम है। और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, वो पिछले साल 4.26% था
और पिछले 3 साल का एवरेज देखें तो वो सिर्फ 2.46% है। ये भी मतलब बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो मतलब वैल्यूएशन महंगा लग रहा है और कंपनी जो पैसा लगाया उस पर रिटर्न भी खास नहीं कमा पा रही। हाँ, मोटे तौर पे यही तस्वीर दिखती है। तो कुछ अच्छी बातें भी तो होंगी। हाँ है। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना कर्ज कम किया है, डेट घटाया है। ये तो पॉजिटिव है। और चिंताएं? चिंताएं वही हैं जो अभी हमने डिस्कस की। स्टॉक महंगा लग रहा है बुक वैल्यू के हिसाब से। कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है पर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे रही है। अच्छा, डिविडेंड नहीं है। नहीं, आरओई कम है जैसा हमने देखा। और एक और जरूरी बात, पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स की होल्डिंग, मतलब जो कंपनी के मालिक हैं, उनकी हिस्सेदारी घटी है, करीब 10% कम हुई है। 10%? ये तो काफी है। अब कितनी रह गई है? अब 42.74% है। प्रमोटर होल्डिंग का घटना कभी कभी चिंता का सिग्नल माना जाता है। मतलब कहीं ओनर्स का भरोसा तो कम नहीं हो रहा। ये सोचने वाली बात है। और FIIs यानी विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड्स? FII होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। मार्च 2025 में 0.69% थी, पर म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग काफी कम है। सितंबर 2024 में सिर्फ 0.18% थी और वो भी पिछली तिमाही से घटी है। तो मतलब बड़े घरेलू निवेशक ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे अभी। ऐसा लगता तो है। तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली सी तस्वीर है। बिक्री की संख्या बढ़ रही है, कर्ज कम हुआ है, ईवी सेगमेंट में भी घुस गए हैं, ये सब ठीक है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा लगता है। कंपनी अपने लगाए पैसे पर अच्छा रिटर्न नहीं कमा पा रही, प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं और डिविडेंड भी नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही समराइज किया आपने। यही है सिचुएशन। बिक्री बढ़ना, ईवी में जाना, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन ऊंचा वैल्यूएशन, कम रिटर्न, घटती प्रमोटर होल्डिंग, ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर निवेशकों को ध्यान देना चाहिए। हाँ। परफॉर्मेंस मतलब मिक्स्ड बैग कहते हैं। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या अतुल ऑटो का ये जो ईवी सेगमेंट में एक्सपेंशन है, ये इन फाइनेंशियल चिंताओं को, खासकर वैल्यूएशन और रिटर्न वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए काफी होगा? क्या ये भविष्य में ग्रोथ को रफ्तार दे पाएगा? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा, खासकर तब जब ट्रेडिशनल सेगमेंट बढ़ तो रहा है लेकिन वैल्यूएशन की चिंताएं साथ में चल रही हैं। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल।